मित्रों नमस्कार। मैं नासुलांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के 19वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। बद्री पहलवान पड़ोस के जिले में एक नौजवान की जमानत लेने गए थे। उस पर बलात्कार और मारपीट का मुकदमा चलाया जा रहा था। जाने से पहले उन्होंने रंगनाथ को सुनाकर कहा, गुंडा है, जहां जाता है कोई न कोई झंझट पाल लेता है। उन्होंने वैद्य जी से 1,500 रुपये के नोट लेकर अपनी जवाहर कट जैकेट की भीतरी जेब में ठूस लिए। रंगनाथ ने पूछा, इतना रुपया नगद ले जाने की क्या जरूरत है? बद्री बोले, गुंडे इजलासों के नीचे ही नहीं ऊपर भी हैं। हाकिम तो रोगा कर जमानत कर देता है और कागज अहलकारों के पास चला जाता है। फिर 20 झंझट, जमानत का कागज लिखाओ, जायदाद का नक्शा पेश करो, फिर उसकी कच्ची तस्दीक, फिर पक्की तस्दीक, और हर जगह रुपए गिनाते जाओ। तभी अब भले आदमी आमतौर पर जमानत नहीं कराते, जेल में रह लेते हैं। नकदी में बड़ा आराम है। जैसे ही हाकिम कहेगा कि 1,000 रुपये की जमानत दो, वैसे ही 10 हरे हरे नोट मेज पर फेंक दूंगा और कहूंगा कि लो भाई, रख लो जहां मन चाहे। रंगनाथ ने बात को आगे बढ़ाया, पूछा, बद्री दादा, जब वह गुंडा है तो उस पर हाथ क्यों रखते हो? सड़ने दो साले को हवालात में। गुंडा कौन नहीं है रंगनाथ बाबू? गुंडे के सिर पर सींग थोड़े ही निकलते हैं। बद्री ने धीरे से कहा, मैं तो कुल इतना जानता हूं कि कभी वह भी हमारे अखाड़े का चेला था। दुनिया की निगाह में वह चाहे जितना बड़ा गुंडा हो जाए, मैं तो तब की याद करता हूं जब वह मेरी लंगड़ी खाकर लद लद गिरा करता था। उनकी आवाज मुलायम और चिकनी हो गई। आखिर अपना ही पालक बालक है। पालक बालक? पालक बालक का प्रयोग रंगनाथ के लिए नया था, पर वह उसका मतलब बखूबी समझ गया। उसकी खोपड़ी में एक शीर्षक कौधा, आधुनिक भारत में पालक बालकों का महत्व। कल तक अखाड़े में लात मारा करता था। बद्री पहलवान बड़ी भावुकता से कह रहे थे, अब पूरा पहलवान बन गया है। हर पालक बालक के कैरियर की शुरुआत इसी तरह होती है, रंगनाथ ने सोचा। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उस इज्जत को खींचना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद वह 1000 धाराओं में फूटकर बहने लगती है। वह लोकसभा और विधानसभा की बहसों को सराबोर करती है। अखबार और रेडियो उसके छींटों से गंधाने लगते हैं। पूरा लोकतंत्र उसमें डूबने उतराने लगता है। अंत में वह बेहाई के महासागर में समा जाते हैं। बद्री पहलवान ने बताना शुरू किया, झगड़ा इस तरह से हुआ कि पड़ोस में एक बाभन रहता था। महापुरुष अपने सिंहासन पर बैठे अपने पालक बालकों का खेल देखते रहते हैं। इस देश में महापुरुषों और पालक बालकों के अलावा कुछ सिरफिरे भी बचते हैं। वे कभी कभी महापुरुष के सामने आकर चीखने लगते हैं। कहते हैं, महापुरुष, तुम्हारा पालक बालक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, तुम्हारी इज्जत को रगड़ रगड़ कर पानी बनाए दे रहा है। ऐसे मौके पर ज्यादातर महापुरुष इतना कहते हैं, भ्रष्टाचार? माननीय महाशय, आओ हम पहले इस बात की जांच करें कि भ्रष्टाचार होता क्या है। रंगनाथ सोचता रहा। तो पड़ोस में एक बाभन रहता था। उसकी जोरू कुछ नौजवान सी थी। बद्री पहलवान को यह कहते ही रंगनाथ आधुनिक भारत के पालक बालकों का महत्व की बात भूल गया। बाभन के पारिवारिक इतिहास को
ध्यान से सुनने लगा। हमारा पट्टा भी पड़ोस में रहता था। बाभन की जोरू से कुछ घसड़ फसड़ हो गई। महीनों यही कारोबार चलता रहा। बाभन सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहा। एक दिन ऐसा हुआ, रंगनाथ बाबू की सीख की आड़ भी नहीं रही। बाभन ने सरासर अपनी आंखों से देखा कि वह पट्टा उसकी जोरू को लपेटे बैठा है, पर उसने आंखें भर मिलमिलाई और झोले जैसा मुंह लटकाकर चुपचाप चल दिया। इस पर आ गया हमारे पट्टे को ताव। तबीयत का साफ है, ज्यादा गिचित पिचिर में पड़ता नहीं। वहीं से कूदकर उसने बाभन की गर्दन पकड़ ली और उसे झकझोर कर कहा कि क्यों बे, सामने से निकला जा रहा है और तुझे शर्म नहीं लगती? मर्द बच्चा होकर तुझे गुस्सा भी नहीं आता? अबे मर्द है तो मुझे एक बार ललकारा तो होता। अब बेचारा बाभन क्या करे, कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। इस पर हमारे पट्टे ने हंसी हंसी में ही उसे लंगड़ी देकर चित कर दिया। उसकी जांग की हड्डी टूट गई। फिर तो रोना पिटना मच गया। बाभन चिल्लाने लगा। उधर उसकी जोरू भी चिघाड़ने लगी कि देखो, यह मेरी इज्जत ले रहा है। अब बोलो रंगनाथ बाबू, दुनिया में दुश्मन किसके नहीं होते? इसी बात पर रपट लिखा दी गई और हमारा पट्टा फंस गया। अब बेटा बैठे हैं पुलिस के दरबे में। बद्री पहलवान मौज में आकर हंसे। रंगनाथ ने कहा, पर बद्री दादा, यह तो ठीक नहीं है। बेचारे की बीवी को और उस बेचारे को भी। वे हंसते रहे, बोले, रंगनाथ बाबू, चाहे कहो चाहे न कहो, यही सच है। अपनी जोरू को जो काबू में न रख पाया, वह उम्र भर बेचारा ही रहेगा। उसके ऊपर कहाँ तक रोओगे? फिक्र तो हमें अपने पट्टे की है। हंसी मस्खरी में ही हवालात तक पहुंच गया। बदरी पहलवान के बाहर चले जाने के कारण रंगनाथ आज छत पर अकेला ही रह गया था। इन दिनों जाड़ा अपनी तेजी पर था और उसका आनंद लेने की नीयत से बद्री ने अपनी चारपाई कमरे के बाहर बरामदे में डलवा ली थी। रंगनाथ कमरे के अंदर सोता था। रात के लगभग 11 बजे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। चारपाई के पास लकड़ी के बक्स पर एक बैटरी वाला रेडियो था। लकड़ी के बक्से में कॉलेज के लिए किताबें आई थीं। किताबें प्रिंसिपल के घर में और बक्स मरम्मत के बाद वैद्य जी के घर में आ गया था। रेडियो भी कॉलेज का था, जो रंगनाथ के यहाँ आ जाने के बाद वैद्य जी के घर पर मंगा लिया गया था। उसके आते ही रूपन बाबू वाला करिश्मा, जिसे कान में लगाकर स्थानीय रेडियो स्टेशन के हालचाल लिए जा सकते थे, अनावश्यक हो गया था। रेडियो को रात के कुछ घंटों को छोड़कर हर समय, चाहे कोई कमरे में हो या न हो, बेतलुफ्ती से बजने दिया जाता था। इस समय रेडियो पर शास्त्रीय संगीत का एक प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा था। दंगे की नौबत आ गई थी। वायलिन और तबले वाले एक दूसरे पर 200 मील की घंटे की रफ्तार से टूट रहे थे। लगता था उनकी मोटरें टकराकर चूर चूर होने ही वाली हैं। हाहाकार मचा था। अचानक वायलिन वादक ने बड़े जोर से एक किर्र की आवाज निकाली, जो बरछी की तरह रंगनाथ के कलेजे में घुस गई। तब तक तबले का धड़ाका हुआ। वह संगीत नाटक अकादमी तक की नींव हिला देने के लिए काफी था। उसने उछलकर रेडियो की ओर देखा कि कहीं वह टूटकर बिखर तो नहीं गया है, पर वह अपनी जगह पर कैसा बियालंका की तरह अडिग खड़ा था और संगीत जगत के घमासान जंग की आवाजों को पूर्ववत प्रसारित कर रहा था। अब वायलिन वाला दुम दबाने लगा था और तबले वाला जोश और जिद के साथ हमलावर होने लगा था। रंगनाथ ने थकान की एक सांस ली और रेडियो बंद कर दिया। अंधेरा, जाड़े की रात अपने पूरे ऐश्वर्य से प्रकट हुई। ऐसे मौके पर आदमी को ईश्वर के होने में भले ही विश्वास न हो, भूतों के बारे में विश्वास होने लगता है। रंगनाथ को एकदम से डर तो नहीं, पर कुछ अजीब सा लगा। जो ईमानदारी से पूछा जाए तो डर का ही दूसरा नाम था। पर डर अपने पूरे तीखेपन से हावी नहीं हो सका, क्योंकि उसी समय उसने रूपन बाबू के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
और रूपन बाबू की याद आते ही उसे बेला नाम की लड़की याद आई, जिसे रंगनाथ ने कभी देखा न था, पर उसने सुन रखा था कि रूपन बाबू ने उसे एक प्रेम पत्र लिखा है। उसे मालूम न था कि प्रेम पत्र कितना लंबा चौड़ा और गहरा है, पर उड़ती हुई खबरों से उसे पता चला था कि उसमें सिनेमा के गानों के कुछ टुकड़े जोड़कर वाक्य बनाए गए थे। मशहूर था कि उसे पहले बेला की बुआ ने घर के एक कोने में पड़ा हुआ पाया था। उसने उसे बाद में गया दिन के सामने पढ़ाया था। 2-3 शुरुआती वाक्यों तक तो गया दिन के समझ में कुछ भी नहीं आया, पर उसके बाद ही उन्होंने पढ़ा, मुझको अपने गले अर्थात गले लगा लो, और ओ हमराही। इसका अध्ययन करते ही उनके ज्ञान के कपाट धड़ाम से खुल गए और वे समझ गए यह सुझाव किसी ने बेला के विचारार्थ भेजा है। आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते इस दस्तावेज की असलियत बिल्कुल साफ हो गई थी, क्योंकि उसमें कहा था कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। दस्तावेज के लेखक थे श्री रूपन। सुना गया था कि गया दिन के अलावा इसे प्रिंसिपल साहब ही देख सके थे, और वहीं भी शायद इसलिए कि गया दिन ने रूपन बाबू के नैतिक उत्थान पतन को न जाने क्यों प्रिंसिपल साहब के साथ जोड़ दिया था। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि यह प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि उच्च कोटि की कविताओं का एक संग्रह है, जिसका साहित्यिक महत्व रू लिखा होने के कारण ही कम नहीं हो जाता। पर इस सांत्वना के बावजूद गया दिन इस लिखा पढ़ी को बदचलनी का सबूत मानते रहे, और जब प्रिंसिपल साहब ने उन्हें कई कविताओं के कुछ ऐसे ही टुकड़े सुनाकर समझाने की कोशिश की कि साहित्य में ये चीज़ें इफराज से पाई जाती हैं, तो गया दिन कहने लगे कि तुम्हारा साहित्य भी तुम्हारी बदचलनी का ही सबूत है। दोनों ने अंत में यही तय किया कि इस दस्तावेज की बात और कहीं नहीं जाएगी। उसी के दूसरे दिन शिवपालगंज में कई खबरें फैली। एक खबर यह थी कि खन्ना मास्टर के दल के किसी लड़के ने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा है और उसमें झूठ मूठ रूपन का नाम जोड़ दिया है। दूसरी खबर यह थी कि बेला ने रूपन को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब रूपन ने भेजा था, पर वह जवाबी पत्र गया दिन के हाथों पकड़ा गया और बेइज्जती से मारा गया। तीसरी खबर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई वह यह थी कि बेला एक बदचलन लड़की है। यह इस तीसरी खबर का ही करिश्मा था कि रंगनाथ ने इस समय डरना छोड़कर बेला के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उस दिन मेले से लौटते समय उसने रूपन बाबू से प्रेम पत्र के बारे में जो सुना था, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह रूपन से इस विषय पर दोबारा बात करे। अब इस समय के एकांत में बेला के बारे में उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए सिर्फ कल्पना थी, हस्त मैथुन था और कुंठा थी, और चूंकि काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमारी कलाओं की प्रेरक शक्तियाँ हैं, इसलिए इस समय रंगनाथ एक कलाकार की हैसियत से इन क्षणों को जी रहा था। कैसी होगी वह? मधुमती में वैजंती माला की तरह, गोदान में सुबह खोटे जैसी, अभियान में वहीदा रहमान जैसी? नहीं, ये सब तो मादरे हिंद जैसी हो चुकी हैं। बेला अभी बहुत ताजी होगी। कैसी होगी नहीं मालूम, पर जैसी भी हो, जो भी हो, वह खुदा की कसम लाजवाब होगी। एक फिल्मी गाने का यह टुकड़ा रंगनाथ के गले में हड्डी जैसा अटक गया, पर वह मुस्कुराया। अंधेरे में वह एक बहुत खूबसूरत लगभग 1.5 इंच चौड़ी मुस्कान मुस्कुराया। बेला के बारे में उसने बहुत सोचा, इतना सोचा कि हर नाप और वजन के सैकड़ों स्तन और नितंब उसके दिमाग में उभरने लगे और अस्त होने लगे। वे जोड़ों में प्रकट हुए, गुच्छों की शक्ल में फूले और एक दूसरे को धक्के देकर भाग गए। रंगनाथ ने बहुत चाहा कि इनमें से एक भरी पूरी लड़की की तस्वीर निकल आए, पर वैसा न हो सका। उसकी कल्पना ने एक बार तो लड़की के पूरे धड़ को पकड़ लिया, पर उससे कुछ न हुआ, क्योंकि उसका चेहरा गैर हाजिर बना रहा। कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ छुटे हुए स्तनों के गोल दायरे भर गए थे। अंत में एक बार तन कर
फिर देह को ढीला करके वह रजाई के अंदर ऊँघ गया। दूसरी रात को रंगनाथ जब छत पर अकेला लेटा तो उसे बेला की याद नहीं आई। उसे वैद्य जी के गुस्से में तपा हुआ वीरमय चेहरा याद आता रहा। दिन में सनीचर और कालिका प्रसाद के प्रयासों से बनाए गए कोऑपरेटिव फार्म का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के लिए आए हुए अफसर से वैद्य जी ने अपनी कोऑपरेटिव यूनियन के गबन का जिक्र करते हुए उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया था जिसके द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि वह गबन की रकम अनुदान के रूप में कोऑपरेटिव यूनियन को दे दे। वैद्य जी ने ठंडे सुरों से समझाया था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि सरकारी अधिकारी सहकारिता के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह अफसर निश्चय ही डेल कार्नेगी की किताब पढ़कर आया होगा। तभी वह वैद्य जी की इस बात पर कहता रहा, आप ठीक कहते हैं, किंतु इस जुमले को उसने 7 बार दोहराया। जब उसने 8वीं बार मुंह खोलकर कुछ आवाज निकाली तो उससे आपको अनुदान मिलेगा जैसा सुरीला संगीत नहीं निकला, बल्कि फिर वही पुराना जुमला नामुदार हुआ, आप ठीक कहते हैं, किंतु। सुनते ही वैद्य जी दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और जवाहरलाल नेहरू की झुंझलाहट को एक में मिलाकर उस अवसर पर बिगड़ पड़े। आप लोग देश का उद्धार इसी प्रकार करेंगे? या किंतु परंतु तथापि यह सब क्या है? श्रीमान, यह नपुंसकों की भाषा है। अकर्मण्य व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को और देश को वंचित करते हैं। आपका निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, किंतु परंतु तो। इसके बाद वैद्य जी ने देश की दुर्दशा पर एक व्याख्यान दे डाला था। व्याख्यान दे चुकने के बाद वे एकदम से शांत नहीं हुए। थोड़ी देर भुनभुनाते रहे। अफसर भी विनम्रता के बावजूद भुनभुनाता रहा। फिर दूसरे लोग भी भुनभुनाने लगे। शनिचर को जलसा पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए इस भुनभुनाहट ने उसकी सफलता पर कोई असर नहीं डाला, पर अंत में बोलबाला भुनभुनाहट का ही रहा। इस तरह की भुनभुनाहट शहर में रहते हुए उसने हर समय हर जगह सुनी थी। वह जानता था कि हमारा देश भुनभुनाने वालों का देश है। दफ्तरों और दुकानों में, कल कारखानों में, पार्कों और होटलों में, अखबारों में, कहानियों में और अकहानियों में चारों तरफ लोग भुनभुना रहे हैं। यही हमारी युग चेतना है और इसे वह अच्छी तरह से जानता था। यहाँ गांव में भी उसने यही भुनभुनाहट सुनी थी। किसान अमला अहलकारों के खिलाफ भुनभुनाते थे। अहलकार अपने को जनता से अलग करके पहले जनता के खिलाफ भुनभुनाते थे और फिर दूसरी सांस में अपने को सरकार से अलग करके सरकार के खिलाफ भुनभुनाते थे। लगभग सभी किसी न किसी तकलीफ में थे और कोई भी तकलीफ की जड़ में नहीं जाता था। तकलीफ का जो तात्कालिक कारण हाथ लगे उसे पकड़कर भुनभुनाना शुरू कर देता था। वैद्य जी की यही विशेषता थी कि वे भुनभुनाते नहीं थे। आज उन्होंने भुनभुनाकर रंगनाथ का दिल तोड़ दिया था। उसे आशा थी कि वे गरजेंगे और उसके बाद बरसेंगे, पर वे पहले तो गरजे और बाद में भुनभुनाकर बैठ गए थे। और यह तब हुआ जबकि अफसर ने दुम हिलाने और भुनभुनाने का काम साथ साथ निभाकर उन्हें इशारा दिया था कि कोऑपरेटिव यूनियन के हिसाब का स्पेशल ऑडिट कराना जरूरी होगा। यह गरजने वालों का नहीं, भुनभुनाने वालों का देश है, उसने सोचा। रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई एक फूहड़ आवाज ने रंगनाथ के कान पर तमाचा सा मारा। कुशहर प्रसाद अपने दरवाजे पर बैठे बैठे किसी को गाली देने लगे थे। भुनभुनाने वालों के वयोवृद्ध नेता, पर वे रो नहीं रहे थे। उससे जाहिर था कि गालियां छोटे पहलवान के लिए नहीं हैं, वे किसी और के लिए हैं। किसके लिए हैं यह जानना मुश्किल था, क्योंकि कुशहर जब छोटे को न देकर किसी और को गाली देते थे तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। वह सिर्फ एक भावात्मक स्थिति भर थी। वैसे ही जैसे जंगल में मोर नाचता है, उद्घाटन के मौके पर नेता बोलता है। आवाजें, सिर्फ आवाजें। कुशहर प्रसाद रह रह कर गरजते हैं और चुप हो जाते हैं। गांव के दूसरे छोर पर एक कुत्ता भूखता है, फिर अचानक कें कें करता हुआ दिमाग के सामने एक ऐसे कुत्ते की तस्वीर खींच देता है जिसकी दुम पिछली टांगों के बीच में है, मुंह छाती पर तिरछा होकर हिल रहा है और दाएं से
किसी की लाठी खाकर वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा है। कुछ और कुत्ते भुगते हैं। रामाधीन भीखमखेड़वी के दरवाजे की ओर से किसी नौजवान की तीखी और मिमियाती हुई आवाज आती है। गौर से सुनने पर उसके अंदर से नौटंकी का एक चौबेला निकलता है। तेरी यादों से जाहिर मुझे यह हुआ, इश्क तेरा रहा किसी कंगाल से। वह बार बार इसी लाइन को दोहराता है। गाते गाते उसका गला रूधने और लड़खड़ाने लगता है। यह ठर्रे का असर हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह अपनी मासूका के इस दुर्भाग्य पर कि उसे पहले किसी एक कंगाल से इश्क करना पड़ा आंसू बहाने लगा हो। गांव के 4-5 लफंगे नीचे गली से निकलते हैं। गया दिन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद से वे रोज रात को पहरा देते हैं और जागते रहो के साथ साथ कुछ नए नारे का भी इस्तेमाल करते हैं। वे आवाजें लगाते हैं, जागते रहो, एक चवन्नी चांदी की, जय बोल महात्मा गांधी की। नारा सभी नारों की तरह खोखला और निकम्मा है, क्योंकि चवन्नी की जगह अब 25 पैसे चलते हैं। चवन्नी खत्म हो चुकी है, चांदी खत्म हो चुकी है, महात्मा गांधी खत्म हो चुके हैं। वे बिना समझे बूझे, बिना हिचके हुए नारे लगाते रहते हैं। कहीं एक रेलगाड़ी जा रही है। इंजन की सीटी की धुंधली आवाज थोड़ी देर के लिए इन ऊंचे नीचे स्वरों को कुछ पीछे धकेल देती है। धुंधली आवाजों और अंधेरे के माहौल में वह न जाने कब सो गया था। सोते सोते उसे लगा कि वह किसी लिफ्ट पर खड़ा है और कई मंजिल नीचे की ओर धंस रहा है। अचानक वह लिफ्ट 3-4 मंजिलों को एक साथ पार करके ऊपर चला आया। रंगनाथ कुनमुनाया। नारियल के तेल और किसी सस्ते इत्र की महक उसकी नाक के भीतर घुसी। न वह खुशबू थी और न बदबू, वह सिर्फ बू थी। चूड़ियों की हल्की सी खनक ने उसकी नींद को एक धक्का सा दिया, और तब एक क्षण में उसने यह अनुभव किया जो एक जीवन भर खजुराहो और कोणार्क की कला का अध्ययन करके भी नहीं किया जा सकता था। वह चारपाई के किनारे बैठी थी। उसने एक हाथ रंगनाथ के दूसरी ओर टिका लिया था। उसको अपनी छाती पर 2 स्तनों का गहरा दबाव महसूस हुआ। उन स्तनों और उसकी छाती के बीच उन्हें ढकने वाले कपड़ों के अलावा एक मोटा लियाफ भी था, पर उनकी गर्मी और मजबूती छिप नहीं पा रही थी। रंगनाथ की सांस रुध सी गई। लियाफ उसके चेहरे से खींच लिया गया था, पर अंधेरे में वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। उसकी छाती पर पड़ने वाला गर्म और विस्फोटक दबाव कुछ बढ़ गया था। उसी वक्त उसके गाल पर एक चिकना रेशमी गाल आकर टिक गया। एक गहरी खींची हुई सिसकी ने कहा, हाय, सो गए? रंगनाथ की नींद उड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया। उसके मुंह से अस्वाभाविक तौर से निकला, कौन कौन है? एक क्षण के लिए उसकी छाती पर टिके हुए स्तनों के अंदर की धड़कन जैसे बंद हो गई। फिर अचानक वह उछलकर चारपाई से दूर खड़ी हो गई। दबे गले से उसने कहा, हाय मेरी मैया। अपनी मां का आदर करना बहुत अच्छी बात है, पर ये शब्द इस समय सिर्फ घबराहट प्रकट करने के मतलब से कहे गए थे। रंगनाथ रजाई झटक कर खड़ा हो गया, पर तब तक वह इस छत से उस छत और उस छत से किसी और छत पर पहुंच गई। खुले दरवाजे से बाहर आकर वह बरामदे में खड़ा हो गई। ठंडक थी। काफी देर तक वह कान लगाकर सुनता रहा, पर हवा के सुसराहट के सिवा उसे कुछ और नहीं सुन पड़ा। आने वाली को हाय मेरी मैया के पवित्र नाम स्मरण के बाद और कोई संदेश देना बाकी नहीं बचा था। दरवाजा अंदर से बंद करके जब वह चारपाई पर दोबारा लेटा तो उसे कई बातें समझ में आई। पहली तो यही कि कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो आदि की नारी मूर्तियों का उभार पत्थर से उतारकर यदि सांस में आ जाए तो वह आदमी को पागल बना देने के लिए काफ़ी है। उसने यह भी समझ लिया कि पुरातत्व के बारे में और भारतीय कला के ऊपर उसने जितना पढ़ा है वह सब अधूरा और वाहियात है, और भारतीय कला में डॉक्टरेट लेने के बजाय सुर सुंदरी पोज वाले 2 जीवंत स्तनों का सहारा पा लेना अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और इन सब हल्की फुल्की बातों को एक किनारे धकेल कर एक दूसरी बात, असली बात जो उसे मथती रही, वह यह थी
श्रीमान, आप चुगद हैं। आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आप घबरा क्यों रहे थे? आपने उसे कुछ और करने का मौका क्यों नहीं दिया? श्रीमान, आप चुगद नहीं हैं, गधे हैं। चुके हुए अवसरों की लिस्ट में एक और लाइन जोड़ ली थी ना? श्रीमान, आप कुछ नहीं हैं, सिर्फ एक हिंदुस्तानी विद्यार्थी हैं जिनकी किस्मत में तस्वीर की औरत भर लिखी है। सोने की दोबारा कोशिश की, पर नींद कहाँ आती है। उसका हाथ अपने आप छाती की ओर पहुंच गया और खेदपूर्वक स्वीकार करने लगा कि वहां और कुछ नहीं है, केवल उसी की खुदरी छाती है। कौन है वह? इस विषय पर वह ज्यादा सोच नहीं सका, क्योंकि सोचने के रास्ते में दो पहाड़ खड़े हुए थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।